टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम बर्ड्सवर्थ पर आधारित कुछ 132 क्वेश्चन। अच्छा, ये जितने भी हमने क्वेश्चन इस वीडियो में उठाए हैं वो सभी क्वेश्चन हमने एसके अरोरा से उठाए हैं। ये एक रिवीजन वीडियो है, इसलिए बहुत तेजी से चलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड, यानी कि ओरिजिनली इसको किस नाम से जानते हैं? तो लीच गेदरर के नाम से जानते हैं। किसको? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को। अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा। पहले दूसरे नंबर का क्वेश्चन समझो। दिस ओल्ड मैन आई मीट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज and the account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives and it resulted in a poem. Which poem? आपको बताना है कि ये जो लाइनें हैं पहले जरा समझ लो अच्छे से कि इस बूढ़े आदमी से मैं अपने कॉटेज से कुछ 100 गज दूर मिला था। ये कविता का संदर्भ है, यानी कि एक किस कविता से ली गई लाइनें हैं? तो आप क्या बताओगे? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से इन लाइनों को लिया गया है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विच पोइम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद कौन सी कविता लिखी गई? तो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर लिखी गई थी। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, विलियम बर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय, विलियम बर्ड्सवर्थ के भाई की मृत्यु किस कारण हुई? तो एक जहाज दुर्घटना में हो गई थी। जहाज दुर्घटना मतलब शिपरेक, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, शिपरेक। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? आपको बताना है कि ये जो स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड ये जो लाइन है वो कहां से ली गई है? तो ये कहां से ली गई है? ये पंक्ति ओ टू ड्यूटी से ली गई है। इसमें स्टर्न डॉटर किसको बोला गया है? ड्यूटी के लिए। कहां पे है? ओ टू ड्यूटी, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। लाउडेमिया इज, लाउडेमिया क्या है? अगर हम लाउडेमिया की बात करते हैं तो ये एक नरेटिव पोइम है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो बिसाइड अ ह्यूमन डोर, वेयर डू दिस लाइन अपीयर? ये लाइनें कहां से ली गई हैं? मानव द्वार के बगल में उगी सबसे मधुर वस्तु, ये पंक्तियां तो टू लूसी से ये पंक्ति ली गई है। ये लाइनें टू लूसी की हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो बिसाइड अ ह्यूमन डोर। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, इफ सॉलिट्यूड आर फियर आर पेन आर ग्रिप शुड बी दाई पोर्शन, whom इज विलियम बर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू? बोला गया है कि यहाँ पर यदि एकांत या भय या पीड़ा या दुख तेरा भाग हो तो विलियम बर्ड्सवर्थ यहाँ किसे संबोधित कर रहे हैं? तो ड्रोथी बर्ड्सवर्थ के लिए यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। एक्चुअली ये पंक्तियां टिंटन अब एक कविता से ली गई हैं जो विलियम बर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन ड्रोथी को संबोधित करते हुए लिखी थी। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। अगर हम 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो माइकल इज अ पास्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ अ शेफर्ड। माइकल, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? उसके बेटे का क्या नाम था? तो उसके बेटे का नाम ल्यूक था। ड्यूक पे लग गया, माफ करिए, ल्यूक था तो ये है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। बोला गया है कि माइकल कविता में चरवाहे माइकल के बेटे का नाम बताना है आपको, तो ल्यूक हो गया। माइकल जो पोइम है इसमें माइकल और उसकी पत्नी इसाबेल के बेटे का नाम ल्यूक दिखाया जाता है, जिसे वे शहर भेजते हैं और वह बर्बाद हो जाते हैं इसके बाद। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? अगर हम 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो नेचर नेवर डिड बीट्रे दी हार्ट दैट लव हर, हर दिल जो प्यार करेगा, यानी कि प्रकृति को जो दिल प्यार करता है प्रकृति उसको कभी धोखा नहीं देती। दिस लाइंस आर इन, ये लाइनें कहाँ की हैं? तो टिंटन अवे। कहाँ की हैं? टिंटन अवे। प्रकृति ने कभी धोखा नहीं दिया उस हृदय को जिसने उसको प्यार किया। सही बात है कि नहीं है? मतलब ये है कि जहां बसवर्थ प्रकृति की विश्वसनीयता की बात करते हैं, आप प्रकृति में विश्वास तो रखिए, वो प्रकृति आपको कभी धोखा नहीं देगी। बस आगे नेक्स्ट देखो, बसवर्थ मेंशन अबाउट वंस एंड चैटरटन इन द पोएम। विलियम बसवर्थ ने वन और चैटरटन ये दो कैरेक्टर हैं
इसका उल्लेख कौन सी कविता में करते हैं? तो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसका अनदर टाइटल क्या था आपका? लीच गेदरर, है ना? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान बनाए रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो बर्न है या चैटर्टन है, ये कौन सी पोइम में आते हैं? तो तुरंत जवाब दे देना है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में आते हैं, और इसका ओरिजिनल टाइटल लीच गेदरर है। ठीक है, अगला 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। अगर हम 12 नंबर की बात करें, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? हम बिना आशा के नहीं दुख सहते, यानी कि दुख भी हमको उम्मीद से आता है। अगर हम उम्मीद बहुत रख लेते हैं और अगर उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरते, मान लीजिए हमने बहुत सारे सपने देख लिए लेकिन हमारे वो सपने सच नहीं होते, तो हमको दुख होने लगता है। वही बात का इन लाइनों में कही गई, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड बी मॉर्न। मतलब ये हुआ, हम बिना आशा के ना तो हमको दुख मिलेगा और ना ही हमको सुख मिलेगा। अगर आप उम्मीद करते हो तब आपको मिलेगा। ये पील कैसल की लाइनें हैं, ध्यान बनाए रखना। किसकी? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा पील कैसल। यानी कि ये जो पंक्तियां हैं वो एलेजिक स्टेंजा सजेस्टेड बाय अ पील ऑफ कैसल इन अ स्टॉर्म, ये पूरा टाइटल था उस कविता का, उसी कविता से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है 13 नंबर पे? देखो, दी पोइम इलेजिक स्टेंजा वाज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय, यही बात हम बोल रहे थे, सर्ज जॉर्ज ब्यूमाउंट। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, सर जॉर्ज ब्यूमाउंट। यानी कि इलेजिक स्टेंजा कविता किस चित्र से प्रेरित थी? तो किन के चित्र से प्रेरित थी? सर जॉर्ज ब्यूमाउंट। अगला, मिल्टन thou shouldest be living at this hour, दिस लाइन appears in, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और मिल्टन, टू मिल्टन लंदन 1802, इस पोइम से, इस सोनेट से इसको लिया गया है। अच्छा, ये क्या है? ये एक पेटार्कन सोनेट है, ऑक्टेवस स्टेट में इसको लिखा गया है। तो मिल्टन, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन को एड्रेस करके कहते हैं कि हे मिल्टन, तुझे इस समय जीवित होना चाहिए, है ना? तो ये पहली पंक्ति है, ये भी ध्यान रखना, जिसमें मिल्टन को एड्रेस किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड डोइल्ड पार्ट, whose soul is विलियम वर्ड्सवर्थ रेफरिंग हियर? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी मिल्टन की सोल की बात कर रहे हैं और लंदन 1802 की ही ये लाइनें हैं। तेरी आत्मा तारे के समान थी और अलग, एकदम एकदम इस दुनिया से अलग थी। विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ किसकी आत्मा की बात कर रहे हैं? तो मिल्टन की। और ये लाइनें भी लंदन 1802, जो कि एक पेटार्कन सोनेट है, वहां से ली गई हैं। और जहां पर इस पूरी की पूरी पोएम में, सोनेट में, विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन की महानता का वर्णन करते हैं। चलो आगे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन। और एक चीज और है, सबसे बड़ी मायूसी तब होती है, देखो हम कोई पेड क्लास नहीं चला रहे हैं, लेकिन और इतना व्यस्तता होता है कि स्कूल से आने के बाद में, क्योंकि स्कूल टाइम में तो हम कुछ बना नहीं सकते, तो स्कूल से आने के बाद में हम रात को स्लाइड बनाते हैं, क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, पीडीएफ तैयार करते हैं और फिर आपके लिए रिकॉर्ड करके देते हैं। लेकिन आप लोग एक लाइक और एक कमेंट भी नहीं करते। लाइक और कमेंट पढ़ने से पता है हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें थोड़ा सा पावर मिलती है, लेकिन वो नहीं आता है। ऐसा लगता है जब वीडियो चल ही नहीं रही है, देखी नहीं जा रही है, तो हम फिर मेहनत किसके लिए करें? तो इसलिए अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, ठीक है, थोड़ा सा भी हम आपकी नॉलेज को इनहेंस करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दिया करिए। द अल्टरनेटिव टाइटल इज रुथ इज, क्या बोला गया है यहाँ पर 16 नंबर पे कि जो रुथ का वैकल्पिक आपको शीर्षक बताना है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर इसका क्या है? एक अल्टरनेटिव टाइटल है, यानी कि दूसरा टाइटल है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रुथ कविता जो है वो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसका अनदर टाइटल आप बता दीजिए, तो द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर तुरंत बोल देना है आपको। अगला बोला गया, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, हुज ओपिनियन इज दिस? कविता की भाषा तीव्र जो सेंसेशन होते हैं हमारे, ठीक है, संवेदनाओं की स्थिति में मनुष्यों की वास्तविक भाषा का चयन है। ये किसका मत है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ का मत है। और विलियम वर्ड्सवर्थ का ये प्रसिद्ध प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो उन्होंने प्रीफेस टू लैरिकल बैलेट, जो कि 18 में आया था, क्योंकि लैरिकल बैलेट तो 1898 में आया था उसका फर्स्ट एडिशन, और दूसरे एडिशन में
प्रीफेस जोड़ा गया था, तो उसी में जो 1800 में आया था उसमें इस सिद्धांत को उन्होंने दिया था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में। तब कहा था लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर पे अगर हम बात करें तो 18 नंबर पे क्या है, इट मे बी सेफली अफर्म्ड that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. Whose comment is this? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये एकदम स्पष्ट कहा है कि जो गद्य की भाषा है, मतलब प्रोज की भाषा है, और जो पोइट्री की भाषा है, उसकी जो रचना की भाषा है, इसमें कोई आवश्यक अंतर नहीं है। ये टिप्पणी किसकी है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की। और ये भी स्टेटमेंट जो है वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड से है, दोनों ही ऊपर और ये 17 और 18, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्त। अगला देखो, अगर हम बात करते हैं, कॉलरिज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज विलियम वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन। कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक थ्योरी थी, ठीक है, काव्य भाषा का जो सिद्धांत था, उसकी आलोचना सबसे पहले की इसमें किसमें की थी, आपको उसका नाम बताना है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है। एक कॉलरिज ने अपनी पुस्तक थी जो कि 1817 में ये आई थी, और इसी में विलियम वर्ड्सवर्थ के सिद्धांत की आलोचना की, इस प्रिंसिपल की आलोचना की, ठीक है ना। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। अगर हम 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ सेटल्ड डाउन with his sister Dorothy and Coleridge at Alfoxden, but for the last 50 years of his life lived first at Dove Cottage, Grasmere, and finally at Riddle Mount. Finally at Riddle Mount, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन समझ लो, विलियम वर्ड्सवर्थ के अंतिम 50 वर्ष पहले डॉब कॉटेज में रहे और अंत में वो कहा, राइडल माउंट में रहे थे। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ 1808 से लेकर के 1813 तक डॉब कॉटेज ग्रासमर में रहे थे, और 1813 से मृत्यु तक यानी कि अपने लगभग 1850 तक ये रेडल माउंट में रहे। हमने दोनों के ड्यूरेशन अलग अलग आपको बता दिया। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ प्रिल्यूड। प्रिल्यूड का सब टाइटल क्या है, तो द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, ये प्रिल्यूड का सब टाइटल है। अच्छा, द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। बीच बीच में हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे जिनको आपको अगर पता हो तो उसे कमेंट करके आप बता सकते हो। प्रिल्यूड इज इन, प्रिल्यूड में टोटल कितनी पुस्तकें हैं, तो प्रिल्यूड में टोटल कितनी 14 पुस्तकें हैं। और जब ये शुरुआत में प्रिल्यूड लिखी गई थी तो उस समय इसमें कितनी पुस्तकें थी, वो भी आप कमेंट कर दीजिए। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमोर्टैलिटी ओड। तो इमोर्टैलिटी ओड का कंप्लीट टाइटल कौन सा है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 23 नंबर के बाद हम बात करते हैं, अच्छा ये जो ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड है, ये 1803 से लेकर के 1806 के बीच में इसको लिखा गया था, तो ये रिटन डेट है, ठीक है ना। अगला 24 नंबर का अगर हम बात करें, बोला गया है इन विच पोएम डज विलियम वर्ड्सवर्थ कॉल्ड अ चाइल्ड बेस्ड फिलोसोफर माइटी प्रॉफिट एंड सीर ब्लेस्ड। ये तीनों शब्द अपने जेहन में बिठा लो, एक बच्चे के लिए बोले गए थे, ठीक है। बेस्ट फिलोसोफर बोला इन्होंने, और माइटी प्रॉफिट बोला, सीर ब्लेस्ड बोला। तो चलो एक बार को समझ लेते हैं, लेकिन ये बोला किसमें, विलियम वर्ड्सवर्थ किस कविता में बच्चे को, एक बच्चे को सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक, शक्तिशाली पैगंबर, ये सब बोलते हैं, तो किस में बोलते हैं, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी में ही बोलते हैं। और इसमें ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने बच्चे को ये तीन शब्द बोले थे कि वो ये जो बच्चा होता है वो एक बेस्ट फिलोसोफर होता है, माइटी प्रॉफिट होता है, और सीर ब्लेस्ड हो, ठीक है। तो इन तीनों शब्दों को ध्यान बनाए रखना, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 25 नंबर पे बोला गया है द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन अबे इज कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द बे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। देखो यहाँ पर पहली बात ये पूछी गई है कि जो टिंटन अबे है इसका पूरा टाइटल कौन सा है, तो पूरा टाइटल ये है जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये इसका कंप्लीट टाइटल है दोस्त, ठीक है। यहाँ तक विलियम वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द प्लेस इन, और दोबारा से इसी, इसका मतलब ये पहले भी एक बार जा चुके हैं यहाँ पर,
टिंटन अबे में और दोबारा ये 1798 में गए। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हेन डिड ही विजिट टिंटन अबे फर्स्ट, यानी कि तो पहली बार इन्होंने टिंटन अबे की यात्रा कब की थी। बातें समझ में आ गई। तो 5 साल बाद ये आए थे, इसका मतलब तो पहली बार कब गए होंगे, तो उसमें से 1798 में से क्या करेंगे आप, 5 सालें कम कर देंगे और 5 साल जैसे ही कम करेंगे तो कहां आ जाएंगे 1793 में। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों कि विलियम बर्ड्सवर्थ ने 1798 में टिंटन अबे का दौरा दूसरी बार किया था। तो पहली बार कब गए थे, तो 1793 में। ठीक है, 5 साल बाद 1798, पहली बार ये 1793 में टिंटन अबे गए थे, फिर 5 साल बाद 1798 में दोबारा गए और जब ये दोबारा गए तभी टिंटन अबे कविता को लिखा था। ठीक है, पहली बार गए थे तब नहीं लिखा था। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बादल की तरह अकेला इधर उधर भटकता रहा। यहां पर भी विलियम बर्ड्सवर्थ कहते हैं डैफोडिल्स में। ठीक है, तो ये लाइनें डैफोडिल्स की हैं। ठीक है, विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इनको लिखा गया है डैफोडिल्स में ये। और इन लाइनों में किसका यूज हुआ, एज अ क्लाउड, यानी कि सिमली का यूज हुआ है। और ये कविता की मुझे याद आ रहा है तो पहली लाइन ही है, इसी लाइन से डैफोडिल्स की शुरुआत होती है। ठीक है, तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि मैं बादलों की तरह इधर उधर भटकता रहा। जैसे बादल निरुद्देश्य बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकते रहते हैं, तो विलियम बर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं भी इन पहाड़ियों में, इन जंगलों में बिना किसी उद्देश्य के भटक रहा हूं। खैर, और वहीं पर ये क्या देखते हैं, चलो ये भी डैफोडिल्स की ही लाइनें हैं, ध्यान बनाए रखना। 10,000 saw I at a glance, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, हाइपरबोली का यूज हुआ है इसमें कि एक ही नजर में उन्होंने 10,000 डैफोडिल्स के फूलों को देख लिया। तो एक नजर में 10,000 डैफोडिल्स के फूलों को देख लेना थोड़ा असंभव सा लगता है, लेकिन बड़ा चढ़ा करके बोल देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं थैंक्स अ मिलियन, तो हम मिलियन बार थैंक्स बोलते नहीं, लेकिन फिर भी हम हाइपरबोली में यूज कर लेते हैं क्योंकि हाइपरबोली कभी कभी सुनने में अच्छा लगता है। तो बड़ा चढ़ा करके बोला गया है। तो ये भी लाइनें कहां की हैं, डैफोडिल्स की हैं। एक नजर में मैंने 10,000 डैफोडिल्स के फूलों को देखा। अगला क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपको एसके अरोरा में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा, तो इसलिए ये मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लिखा हुआ आपकी बुक में भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर बुक से आपको पसंद आ रहा है तो आप पढ़िए। लेकिन कुछ ऐसे साथी भी है हमारे जो शायद या तो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे या काफी समय भी हो चुका है, लेकिन फिर भी बुक से भी उनको अच्छे से समझ नहीं आ पा रहा है, तो हम ड्वेल्ट लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में उनको क्या कर देते हैं, समझा देते हैं। अगर एक बार इस वीडियो को देख लोगे, समझ लोगे, तो आप बुक से भी पढ़ोगे तब भी आपको बेहतरीन समझ आने लगेगा। तो इसलिए ये मैं आपको मदद कर रहा हूं, बाकी कोई उद्देश्य नहीं। प्रोटियस, अगला क्या 28 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, प्रोटियस इज अ ग्रीक सी गॉड। बोला गया है कि ये जो प्रोटियस है ना, वो एक ग्रीक सी गॉड है। हु कैन अज्यूम डिफरेंट शेप्स, अच्छा इसकी खासियत होती है कि ये अलग अलग तरीके के रूप बदल सकता है। द अदर सी गॉड, एक और दूसरे समुद्र के देवता का जिक्र किया गया है जिनका नाम है ट्राइटन। तो एक कौन हो गए, प्रोटियस हो गए, और दूसरे कौन हो गए, ट्राइटन हो गए। हु राइजेज, और इनका क्या काम है, ये क्या करते हैं, राइजेज विद हिज कॉन्च, और ये शंख से जो है क्या करेंगे, विच ही ब्लो, जब वो उनको बजाते हैं, इन ऑर्डर टू काम दी वेव्स, तो समुद्र में जो उठती हुई लहरें होती हैं वो एकदम क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तो वेयर डू दीज लाइंस टू गॉड अपीयर, विलियम बर्ड्सवर्थ। तो देखो यही बात तो बोला है कि प्रोटियस और ट्राइटन जो कि यूनानी समुद्री देवता है, विलियम बर्ड्सवर्थ की किस कविता में आते हैं, तो दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोनेट है ये। इस सोनेट में विलियम बर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वे प्रोटियस और ट्राइटन जैसे पुराने देवताओं को देखना पसंद करेंगे बजाय आधुनिक भौतिकवाद की, क्योंकि इस कविता के अंदर विलियम बर्ड्सवर्थ ने मटेरियलिज्म का बहुत विरोध किया है। ठीक है ना, तो हम कहां जाएंगे, ए ऑप्शन पर जाएंगे, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। अगला हमारा क्या है, बोला गया है द सी दैट बेयर हर बॉजम टू द मून, दिस लाइन इज इन, समुद्र जो चांद के सामने अपना वक्ष, बॉजम टू द मून, अपना वक्ष खोल देता है। ये भी एक सोनेट है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, और ये द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की ही लाइन है, इसमें ऊपर भी आ चुकी है, दिस सी दैट बेयर हर बॉजम टू द मून। जैसे चंद्रमा नहीं होता आसमान में चमक रहा होता है और नीचे समुद्र बह रहा होता है, तो आप देखोगे कि चंद्रमा की परछाई जो है वो समुद्र में नजर आती है, तो ऐसा लगता है जैसे उसने अपने बॉजम को एकदम खोल करके रख दिया गया हो।
समुद्र के सामने, तो उसी सेंस में इस लाइनों को बोला गया है। तो ये जो लाइनें हैं वो वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है द लाइन्स दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मोरल्स होल्ड विच मिल्टन हेल्ड अपीयर्स इन। तो ये इट इज नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट फ्लड, इससे ली गई, ये भी एक सोनेट है, ध्यान बनाए रखना क्या है, एक सोनेट है दोस्त। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। यानी कि जिस विश्वास और नैतिकता को शेक्सपियर ने बोला, दैट शेक्सपियर स्पेक का मतलब बोला, द फेथ एंड मॉरल होल्ड, जिस विश्वास और नैतिकता के साथ, तो जिस विश्वास और नैतिकता को विलियम शेक्सपियर ने बोला, जिसे मिल्टन ने भी माना, इसके बाद मिल्टन ने भी उसी विश्वास को, उसी नैतिकता को माना जिस विश्वास और जिस नैतिकता को विलियम शेक्सपियर ने माना। ये पंक्तियां किस में आती हैं, तो ये कहां आती हैं, इट इज नॉट टू बी थॉट ऑफ डेड फ्लड, एक सोनेट है, और विलियम वर्ड्सवर्थ का ये सोनेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें वे अंग्रेजी भाषा और साहित्य की महानता की बात करते हैं। इस सोनेट के अंदर आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, इट इज नॉट बी थॉट ऑफ डेड फ्लड, आपके लिए नया हो सकता है, तो इसलिए इसको कहीं नोट डाउन कर लेना। अगला, द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल इज, बोला गया है कि माइकल के कॉटेज का नाम क्या होता है, तो द इवनिंग स्टार होता है। माइकल कविता में माइकल के घर को द इवनिंग स्टार कहा गया है, ठीक है। तो इवनिंग स्टार मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, पहले तो हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन बड़ा भी हो तो उसको देख करके घबराया मत करो, क्योंकि उसमें कई सारे आंसर आपको मिल जाते हैं। लाइक अ ब्रूक that did but across sorry but cross a lonely road and knew seen heard and felt and caught a every turn companion never lost through a many a league maintained for me a saving intercourse with my true self. This line are from the prelude book number 10th. Here he tells about the influence of, देखो चीजें क्या बोलेंगे कि प्रिलूड की बुक नंबर 10 की पंक्तियों में कवि किसके प्रभाव की बात कर रहा है, तो इसमें अपनी बहन के प्रभाव की बात करेंगे। हिज आगे ऑप्शन अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम दिखाई देते हैं किसकी, हिज सिस्टर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इन पंक्तियों में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन द्रोथी के प्रभाव का वर्णन करते हैं, जो उनके लिए एक सच्चे साथी की तरह थी, इनकी बहन। अगला क्या है हमारा, बोला गया है 33 नंबर पे कि कहाँ है, ये है, The moon doth with delight look round her, vain the heaven are where do the line appear? चांद आनंद से देखती है जब आकाश साफ होता है। ये पंक्तियां कहां से, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी से ली गई हैं। ध्यान बनाए रखना कि चांद आनंद से देखती है, मतलब यह है कि चांद को हम बड़े आनंदित होकर के देख सकते हैं, लेकिन कब, जब जो आसमान होता है वो बिल्कुल साफ हो। इमोर्टेलिटी ओड, ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर पे, वी आर पास्ड बाय अ हैवी लॉज वेयर डज द लाइन अपीयर। ये लाइनें दी फाउंटेन की हैं, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम भारी कानूनों से दबे हुए हैं, यानी कि हमारे ऊपर बहुत भारी भारी कानूनों को लगा दिया गया है। द फाउंटेन, ये पंक्ति द फाउंटेन पोइम से ली गई है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, दी फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज, प्रिल्यूड की सबसे पहली लाइन कौन सी है, तो प्रिल्यूड की सबसे पहली लाइन है, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, ठीक है। मतलब ये हुआ कि द प्रिल्यूड की शुरुआत ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज से होती है, यानी कि यही इसकी क्या है, पहली लाइन है। अगला 36 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया है कि इट वाज एन एक्ट ऑफ स्टील्थ एंड ट्रबल्ड प्लेजर, दिस इज अबाउट एन एपिसोड इंक्लूड विच एपिसोड। हम चोरी और व्याकुल आनंद का कार्य करते हैं, ये प्लूड के किस प्रसंग के बारे में है, तो ये किसके बारे में है, बोटिंग एपिसोड के बारे में है। एक नौका विहार प्रसंग दिखाया जाता है प्लूड के अंदर। ये भी कह सकते हो बहुत प्रसिद्ध है ये नाव चोरी का प्रसंग जिसे कहते हैं बोटिंग एपिसोड, ठीक है। उसका वर्णन है जब किशोर विलियम वर्ड्सवर्थ ने चुपके से नाव चलाई थी, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो बोटिंग एपिसोड वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला 37 नंबर पे क्वेश्चन क्या है हमारा,
बोला गया है जस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोस लाइक हार्मनी इन म्यूजिक दीज लाइन्स अपीयर इन, जैसे हम हैं अमर आत्मा बढ़ती है संगीत में सामंजस्य की तरह। ये पंक्तियां किस में आती हैं? तो प्लूड में आती हैं, और प्लूड की पहली पुस्तक से है ये, क्योंकि प्लूड में टोटल कितनी पुस्तकें थी? जब इनिशियली ये लिखी गई थी तो 13 थी, लेकिन बाद में जब ये पब्लिश हुई तब इसमें कितनी 14 पुस्तकें थी। अगला प्लूड वन पहली पुस्तक, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर पे बोला गया है कि प्रेज टू द एंड थैंक्स टू द मीन विच नेचर डिजाइन टू एम्प्लॉय दीज लाइंस आर फ्रॉम। इसमें प्रेज टू द एंड, अंत की प्रशंसा, प्रेज टू द एंड और उन साधनों को धन्यवाद जिन्हें प्रकृति ने नियोजित करना चाहा। ये पंक्तियां किसमें हैं? तो ये भी प्लूड की हैं और पहली पुस्तक से हैं, तो प्लूड वन ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 39 नंबर की अगर हम बात करें, अ 6 year डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज टू होम विलियम वर्dsworth रेफर हियर। 6 वर्ष का पिग्मी आकार का प्रिय, यानी कि इसमें एक कॉलरेज का बच्चा होता है। एक्चुअली ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी में विलियम वर्dsworth कॉलरेज के बेटे हार्टले कॉलरेज का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, उसी के लिए ये बोला गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कॉलरेज चाइल्ड। अगला बात करें द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी दिस लाइन इज फ्रॉम। ये जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि मानवता का स्थिर उदास संगीत, ठीक है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, टिंटाना बे की बहुत प्रसिद्ध लाइन है ये। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या कहा गया है। हु कॉल्स बसवर्थ वन ऑफ द जाइंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। विलियम बसवर्थ को अंग्रेजी कविता के दिग्गजों में से एक बोला गया, वन ऑफ जाइंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो किसने बोला? जॉन क्रो रैनसम ने बोला। ये एक आलोचक थे जॉन क्रो रैनसम, उन्होंने विलियम बसवर्थ को ये उपाधि दी थी। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 42 नंबर का क्वेश्चन है। 42 नंबर पे बोला गया है कि हु कॉल्स बसवर्थ अ माउंटेन द मोस्ट मेसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज व्हिच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। देखो बसवर्थ को एक पर्वत यानी कि रोमांटिक रिवाइवल, पुनरुत्थान की सबसे विशाल चोटी कौन कहता है? ये भी जॉन क्रो रैनसम ही कहते हैं। ठीक है, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 43 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 43 नंबर पे बात करें तो अब बोला है कि हु कॉल्स वर्dsworth वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो अंग्रेजी कविता का कि मुख्य महान आत्माओं में से एक कौन कहता है? अर्नोल्ड कहते हैं, यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड बसवर्थ के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उन्होंने ही इस स्टेटमेंट को कहा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब दो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या बताया? दो में, एक तो अर्नोल्ड और रैनसम, उन्होंने अंग्रेजी कविता के दिग्गजों में से एक बोला, वो जॉन क्रो रैनसम है, और इन्होंने अंग्रेजी कविता के मुख्य जितनी महान आत्माएं थी उनमें से एक हैं, ये अर्नोल्ड हैं। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री आ जाए तो मैथ्यू अर्नोल्ड लगाना है, और अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए वन ऑफ द जाइंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री तो जॉन क्रो रैनसम लगाना है। ठीक है ना। अगला 44 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 44 नंबर पे बोला गया है हु डज ब्राउनिंग कॉल विलियम वर्dsworth। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे वो विलियम वर्dsworth को क्या कहते थे? तो उन्होंने क्या कह दिया? लॉस्ट लीडर कह दिया ब्राउनिंग ने, है ना। अब लॉस्ट लीडर क्यों कह दिया? खोया हुआ नेता। मतलब ये था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लॉस्ट लीडर कविता एक लिखी थी, दी लॉस्ट लीडर कविता लिखी थी, उसी में विलियम वर्dsworth को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया। क्यों किया? क्योंकि विलियम वर्dsworth जब ये अपनी युवावस्था में थे, जवानी में थे, तो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी थे, पर बाद में ये रूढ़वादी बन गए। इसलिए ब्राउनिंग ने को लगा कि उन्होंने कुछ मेडल्स के लिए, कुछ तमगों के लिए अपने आदर्शों से, अपने सिद्धांतों से इन्होंने क्या कर लिया? कंप्रोमाइज कर लिया, ये कंप्रोमाइज्ड हो गए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा मोरल इनर। सर क्या बोल रहा हूं, बुद्धि सही नहीं है।
अ लॉस लीडर। ठीक है, ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या बोला? लॉस लीडर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हु कॉल्स विलियम वर्ड्सवर्थ अ मोरल इनक? तो मोरल इनक किसने कहा? ये पीबी शैली ने कहा था। ध्यान बनाए रखना, वर्ड्सवर्थ को। अच्छा, मोरल का मतलब होता है नैतिक और इनक का मतलब होता है नपुंसक। ठीक है, तो नैतिक रूप से नपुंसक कौन कहता है इनको? तो पीबी शैली। पीबी शैली को एक्चुअली लगता था कि विलियम वर्ड्सवर्थ में अब पहले जैसा जोश या नैतिक साहस नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने गुस्से में इनको मोरल इनक यानी कि नैतिक नपुंसक बोल दिया, क्योंकि इनके अंदर अब पहले जैसा ना तो नैतिक जोश है और ना ही साहस है, ना हिम्मत है, इसीलिए इनको नपुंसक। क्या भाई, चलो 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? who point out that William Wordsworth had not stayed out of the Lake District and so never had the chance coming across nature read in Toothclaw। ये लाइन आप पूरा लाइन स्टेटमेंट नहीं याद रखो कोई बात नहीं, लेकिन इसको जरूर याद रखो, रेड इन टूथक्लॉ। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एक किसने कहा विलियम वर्ड्सवर्थ को कि लेक डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं गए, इसीलिए उन्हें क्रूर प्रकृति नहीं देखी। Who point out William Wordsworth had not stayed out of the Lake District? ऐसा कौन व्यक्ति था जिन्होंने कहा कि विलियम वर्ड्सवर्थ आज तक तो कभी भी लेक डिस्ट्रिक्ट से तो बाहर गए नहीं, इसलिए उन्होंने प्रकृति का जो क्रूर रूप है वो आज तक नहीं देखा। ठीक है, और ये कहने वाले व्यक्ति हैं एल्डस हेक्सले। एल्डस हेक्सले, ये ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा और मैं बता देता हूं, हेक्सले का कहना था कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ शांत झील पहाड़ देखे, क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, तो लेक डिस्ट्रिक्ट में बड़ा बहुत मनोरम बहुत अच्छा दृश्य होता था, बहुत शांत शांत झीलें होती थी, ऊंचे ऊंचे मध्यम वर्ग के छोटे छोटे पहाड़ होते थे, सुंदर सुंदर। लेकिन एल्डोस हेक्सले कहते हैं कि टेनिसन वाली दांत पंजे वाली लाल प्रकृति, खून खराबे वाली लाल प्रकृति तुमने नहीं देखी। अगर इस लेक डिस्ट्रिक्ट के कभी बाहर निकले होते तब तुम देखते ना, उसका भयावह रूप भी होता है प्रकृति का, सब कुछ तहस नहस कर देती है। तब एल्डोस हेक्सले कहते हैं कि रेड इन टूथक्लॉ। अगला 47 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग हु सेड। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद के बारे में कहा था। ध्यान बनाए रखना, खुद के बारे में क्या कहा था कि हर महान कवि एक शिक्षक होता है, हर महान कवि एक शिक्षक होता है, और मैं भी शिक्षक बनना चाहता हूं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ खुद मानते थे कि कवि का काम समाज को सिखाना होता है, इसीलिए उन्होंने उसी सेंस में इस बात को कहा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं नोट डाउन कर लो। वी आर लेड आ स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, वेयर डू दीज लाइन अपीयर? ये लाइनें कहां से ली गई हैं कि वी आर लेड आ स्लीप इन बॉडी? जब हम शरीर में सुला दिए जाते हैं और एक जीवित आत्मा बन जाते हैं, यानी कि जब आत्मा हमारे शरीर के अंदर डाल दी जाती है तो हम जीवित हो जाते हैं, और अगर वही आत्मा हमारे शरीर से निकल जाए तो हम मर जाते हैं। ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? टिंटन आबे की पंक्तियां हैं ये, टिंटन आबे। तो कौन सी लाइनें हो जाएंगी? ये वी आर लेड अ स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। टिंटन अभी की बहुत फेमस बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये। जब प्रकृति में लीन होकर शरीर जो होता है ना, वो शरीर को भी भूल जाता है। जब भी व्यक्ति किसी चीज में लीन हो जाता है तो अपने बारे में वो भुला देता है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखो, दी प्लेड अनडाउटेडली प्लेस वर्ड्सवर्थ द रेवोल्यूशनरी। अब पूरा स्टेटमेंट थोड़ा नीचे है, इसको यहां से देख लो। वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोएट, फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, हुज ओपिनियन इज दिस? तो ये प्रोफेसर हार्वर्ड रीड थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि द प्लेड ने विलियम वर्ड्सवर्थ को एक क्रांतिकारी मनुष्य, कवि और प्रकृति के पुजारी के रूप में बना दिया। और ये स्टेटमेंट जो है वो प्रोफेसर हार्वर्ड रीड का है। ये भी एक आलोचक थे और उन्होंने प्लेड के बारे में ये राय दी थी, ध्यान बनाए रखना। 50 नंबर का क्वेश्चन है, कॉलरिज प्रोबेबली मेट विलियम वर्ड्सवर्थ इन ब्रिस्टल इन अगस्त 1795 एंड फर्स्ट विजिटेड द वर्ड्सवर्थ द रेस डाउन इन जून। कॉलरिज पहली बार रेस डाउन में विलियम वर्ड्सवर्थ से कब मिले? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एसटी कॉलरिज सबसे पहली बार रेस डाउन में विलियम वर्ड्सवर्थ
और द्रोथी से कब मिले थे? तो 1797 में मिले थे। ए ऑप्शन हो जाएगा। जून 1797 में कॉलरेज पहली बार विलियम बर्ड्सवर्थ और द्रोथी से मिलने रेस डाउन गए और यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। अगला 51 नंबर पे देखो कौन सा है। विलियम बर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क वाज डन बिटवीन द ईयर 1798 एंड 1808 व्हेन ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। क्या बोला गया है कि विलियम बर्ड्सवर्थ का सबसे अच्छा काम 1798 और 1808 के बीच हुआ और उस समय वे किसके प्रभाव में थे? तो कॉलरेज के प्रभाव में थे। यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1798 से 1808 विलियम बर्ड्सवर्थ के लिए एकदम गोल्डन एज था, स्वर्णिम युग था। तब कॉलरेज उनके सबसे करीबी दोस्त थे और दोनों ने मिलकर के लिरिकल बैलेड लिखे थे, ध्यान बनाए रखना। कोलाब्रेशन में लिखा था जिसमें 23 पोइम थी और 19 पोइम जो है वो विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी, 4 पोइम जो है वो एस टी कॉलरेज के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, हु वाज बर्ड्सवर्थ द ग्रेट इडॉल। देखो ग्रेट इडॉल का मतलब होता है आदर्श। विलियम बर्ड्सवर्थ का महान आदर्श कौन था? तो विलियम बर्ड्सवर्थ का महान आदर्श इसमें नन ऑफ दिस, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा एक भी नाम नहीं दिया है, नहीं दिया है। मिल्टन थे उनके ग्रेट आदर्श, नाम तो दिया है मेरे हिसाब से तो ए ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि विलियम बर्ड्सवर्थ के ग्रेट इडॉल जो है वो मिल्टन थे। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला 53 नंबर पे अगर हम बात करें, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। बस विलियम बर्ड्सवर्थ को वर्ड्सवर्थशायर का इतिहासकार कौन कहता है? तो लॉवेल कहते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा लॉवेल। ये एक अमेरिकी आलोचक थे, जेम्स रसेल लॉवेल, अमेरिकी आलोचक हैं, क्रिटिसाइज करते हैं ये। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था क्योंकि विलियम बर्ड्सवर्थ ने लेक डिस्ट्रिक्ट को इतना वर्णन किया, लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में इतना बताया जैसे वो उसका इतिहास लिख रहे हों। एक छोटी 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 चीज से लेकर के बड़ी चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया। इसीलिए जो है इनको क्या कह दिया गया? हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर, लोवेल ने। 54 नंबर पे, वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली अ मैन बट अ बॉन्डिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम हु सेड। बोला गया है वर्ड्सवर्थ आदमी कम भटकती आत्मा ज्यादा थे। तो ये कहने वाले कौन थे? शैली थे। अच्छा, शैली ने ऐसा क्यों कहा कि आदमी कम भटकती आत्मा ज्यादा है? शैली ने वर्ड्सवर्थ को घुमक्कड़ स्वभाव के कारण ये टिप्पणी की थी क्योंकि वो थोड़ा घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, घूमते ही फिरते रहते थे इधर उधर, तो इसलिए बोला। अगला शैली के द्वारा बोला गया है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 55 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 55 नंबर पे बोला गया है, द चार्ज ऑफ ट्राइबिलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ। ये जो ट्राइबिलिटी होता है इसको तुच्छता कहते हैं, छोटी मोटी बातें लिखना। ठीक है, और चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो दी चार्ज ऑफ ट्राइबिलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ, यानी कि छोटी मोटी कविताएं लिख देना, छोटे मोटे वर्क लिख देना, छोटी मोटी बातों के बारे में चर्चा कर देना। तुच्छता का आरोप किस पर लगता है? तो जो तुच्छता का आरोप लगा, चार्ज लगा, वो किस पे? विलियम बर्ड्सवर्थ के ऊपर लगा था। ए ऑप्शन हो जाएगा। आलोचक कहते हैं कि विलियम बर्ड्सवर्थ कभी कभी बहुत मामूली विषयों पर, जैसे आपको एक एग्जांपल दें, लीच गैदरर, जोक वाला, तो आलोचकों को लगा कि ये कोई लिखने वाली बात थी और विलियम बर्ड्सवर्थ ने उस पर भी एक कविता लिख दी, तो इसीलिए ये कमेंट किया गया था। अगला, अ लार्ज पोर्शन ऑफ विलियम बर्ड्सवर्थ वर्क इज। बोला गया है कि विलियम बर्ड्सवर्थ की रचनाओं का बड़ा हिस्सा है तो अनइंस्पायर्ड है, प्रेरणाहीन है, अनइंस्पायर्ड, इनका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहता है? ऐसा माना जाता है कि उनकी कुछ कविताएं बहुत ऊंची हैं पर बहुत सारी साधारण या बिना प्रेरणा के, बिना अनइंस्पायर्ड हैं बिल्कुल। कुछ तो बहुत अच्छी हैं और कुछ अनइंस्पायर्ड हैं। तो उस सेंस में उन्होंने बोला कि विलियम बर्ड्सवर्थ की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अनइंस्पायर्ड है, प्रेरणाहीन है। 57 नंबर का क्वेश्चन,
A poet could not but be gay in such a jocund company. Where do these lines appear? कवि ऐसी मस्त कंपनी में उदास रह ही नहीं सकता। एक्चुअली जब ये डैफोडिल्स के फूलों के साथ में थे तो वो फूल जो है बड़े खुशी से इधर उधर लहरा रहे थे, झूम रहे थे, अपनी मुंडी हिला रहे थे, नाच कूद रहे थे। तो उसी सेंस में उन्होंने विलियम बर्ड्सवर्थ ने इसको बोला है कि इतना बढ़िया मस्त कंपनी है, और वो मस्त कंपनी किसकी है? डैफोडिल्स के फूलों की। और इन अच्छे डैफोडिल्स के फूलों के बीच में मैं उदास रह ही नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डैफोडिल्स, डी ऑप्शन हो जाएगा। डैफोडिल्स के झूमते फूलों को देखकर कवि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कवि, पोइट यहां उदास नहीं रह सकता। अगला देखो 58 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है, बी आर सेल्फिश मैन ऑफ रेज अस अप रिटर्न टू अस अगेन, दिस लाइन अपीयर्स इन। हम स्वार्थी लोग हैं, हमें उठाओ, हमें वापस लौटाओ, ये पंक्तियां टू मिल्टन की है। ठीक है, लंदन 1802, अनदर टाइटल टू मिल्टन। ये एक पिटारकन सोनेट है, अक्टूबर स्टेट में इसको लिखा गया है। बसवर्थ इंग्लैंड के पतन पर दुख जताते हुए मिल्टन को पुकारते हैं इन लाइनों में। तो टू मिल्टन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला 59 नंबर पे, आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस हु सेड। मैं तुझ में वह देखता हूं जो मैं पहले कभी था। किसने कहा? विलियम बर्ड्सवर्थ ने। एक्चुअली ये कब कहते हैं, मुझे याद आ रहा है, तो विलियम बर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन ड्रोथी से ये बात कही थी कि और ये बात क्यों कही थी? क्योंकि उसमें वो अपना पुराना जोश देते हैं। यानी कि जब वो अपनी बहन ड्रोथी को देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि मैं भी पहले कभी तेरे जैसा जोश रखता था। अगला 60 नंबर का क्वेश्चन, देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन हु सेड। ये भी विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया है। और विलियम बर्ड्सवर्थ ने कहा था कि प्रोज एंड पोइट्री की भाषा में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, विलियम बर्ड्सवर्थ का मूल सिद्धांत है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट से इस लाइनों को लिया गया है। सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अगला 61 नंबर पे देखो क्या है, who criticized William Wordsworth for not practicing his own theory in his own poems। विलियम बर्ड्सवर्थ के ऊपर ऐसा आरोप कौन लगाता है कि वो अपना सिद्धांत, अपनी थ्योरी खुद ही नहीं मानते? ये किसने कहा? टीएस इलियट ने कहा था। इलियट ने कहा बर्ड्सवर्थ कहते तो हैं कि वो सरल भाषा की बात करते हैं, पर खुद जो है वो बहुत ही कठिन भाषा का यूज करते हैं। ऐसा उनका आरोप था। किसका? टीएस इलियट का। डी ऑप्शन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज, हुज रिमार्क इज दिस। तो ये रिमार्क जो है वो गोएथे का है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये एक जर्मन लेखक थे गोएथे, ध्यान बनाए रखना। रोमांटिक कवियों की अति भावुकता को बीमारी बोल दिया इन्होंने, तभी कह दिया गया। और जो क्लासिसिज्म के पोइट थे उस समय का जो वर्क था उसको सब बहुत अच्छा बताया, लेकिन जो रोमांटिसिज्म में लिखा गया उसको एकदम डिसीज बोल दिया। अगला, Bosworth is ever spiritualizing the moods of nature and winning from the moral consolation, whose remark is this। बॉसवर्थ प्रकृति को आध्यात्मिक बनाते हैं, ये कथन किसका है? तो क्रॉम्पटन रिकेट का एक कथन है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो जो क्रिटिक थे रिकेट ने कहा विलियम बॉसवर्थ प्रकृति में नैतिक और आध्यात्मिक, जो नैतिक चीजें होती हैं या जो आध्यात्मिक सबक होता है उस चीज को तलाश करते हैं। बी 64 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। बोला गया विलियम बर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन, व्हेन ही सीक्स टू हैव अ स्टाइल ही फॉल्स इनटू ponderosity एंड pomposity, हु सेड। 64 नंबर पे बोला गया है कि विलियम बर्ड्सवर्थ की अपनी कोई शैली नहीं है, कोशिश करते हैं तो वो भारी हो जाते हैं। ये बात किसने कहा? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा। अर्थात अर्नोल्ड ने कहा कि जो विलियम बर्ड्सवर्थ है वो स्वाभाविक लिखे तो अच्छा है, पर स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं अपने लेखनी में या कुछ में तो वो बहुत बोझिल लगने लगता है, यानी कि पोंडेरियोसिटी और पोम्पोसिटी नजर आने लगती है उसके अंदर।
और जो नेचुरल स्टाइल होता है लिखने का, अगर उसमें लिखते हैं तो उनका बहुत अच्छा होता है वो, लेकिन उसमें कुछ बनावटी कर देते हैं तो वही बोझिल लगने लगता है। अगला 65 नंबर का क्वेश्चन देखो, हु कॉल्स द इमोर्टलिटी ओड द हाई वाटरमार्क ऑफ पोएट्री। इमोर्टलिटी ओड को कविता का उच्चतम शिखर, हाई वाटरमार्क ऑफ पोएट्री किसने कहा? तो ये कहने वाले कौन थे? इमर्सन थे। इमर्सन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये भी एक अमेरिकी विचारक थे, ध्यान बनाए रखना, इमर्सन, और उन्होंने इस ओड की बहुत प्रशंसा की। 66 नंबर पे अगर हम बात करें, विलियम बर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस हु सेड। विलियम बर्ड्सवर्थ ने कभी घटिया बात नहीं कही, ये भी टेनिसन ने कहा, ठीक है। अटर्ड नथिंग बेस, यानी कि जो विलियम बर्ड्सवर्थ थे उन्होंने कभी कोई घटिया बात नहीं कही। टेनिसन का मानना था कि विलियम बर्ड्सवर्थ के चरित्र की शुद्धता की बहुत तारीफ करते हैं इन लाइनों में, कि उनका जो चरित्र था वो बहुत ज्यादा शुद्ध था, वो कभी भी कोई घटिया काम नहीं करते थे, घटिया बात नहीं कहते थे। तो उसी सेंस में इन लाइनों को बोला गया, बर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। 67 नंबर पे, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, दीज लाइन्स आर अबव बर्ड्सवर्थ हु रोड। चंद चांदी के सिक्कों के लिए उसने हमें छोड़ दिया, ये पंक्तियां विलियम बर्ड्सवर्थ के बारे में किसने कही? तो ये ब्राउनिंग नहीं कही थी, और किसमें कही थी? द लॉस्ट लीडर में कही थी। ब्राउनिंग का इशारा था कि विलियम बर्ड्सवर्थ सरकारी पेंशन और पद के लिए अपने जो क्रांतिकारी आदर्श थे उनको छोड़ बैठे, थोड़े से लालच के चक्कर में, थोड़े से पैसों के चक्कर में, पेंशन पद के चक्कर में उन्होंने अपने आदर्शों और सिद्धांतों से समझौता कर लिया। ब्राउनिंग का ये स्टेटमेंट है इन द लॉस्ट लीडर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है, बर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस बट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड हु सेड। बर्ड्सवर्थ हमेशा मधुर नहीं, कभी कभी ही वो प्रेरित करते हैं, ये बात किसने कही? तो विलियम जे लॉन्ग के द्वारा ये बोला गया है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग ने बर्ड्सवर्थ की कविता को में उतार चढ़ाव बहुत है, ऐसा बोला था उन्होंने, कि उनके जो वर्क हैं वो कभी कभी ही आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, सॉरी, वो हमेशा मधुर नहीं होते, और कभी कभी ही वो बहुत अच्छे होते हैं और इंस्पायर्ड करते हैं लोगों को। इसीलिए विलियम डब्ल्यू जे लॉन्ग ने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं होती थी उसके लिए वो बोलते थे इनकी जो पोएम्स होती हैं उनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। 69 नंबर पे क्या है, ही इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड, दिस इज रिमार्क ऑफ लॉन्ग अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। ये भी डब्ल्यू जे लॉन्ग का ही है, वह हमारे साहित्य का सबसे बड़ा प्रकृति कवि है। वह हमारे लिटरेचर में अब तक जितने भी हुए हैं उनमें सबसे बड़ा प्रकृति कवि है, नेचर पोइट है। लॉन्ग ने किसके बारे में कहा? वर्ड्सवर्थ के बारे में। इस लाइन से अच्छा पता लगता है कि जो डब्ल्यू जे लॉन्ग थे वो ये बात मानते थे कि प्रकृति चित्रण में विलियम वर्ड्सवर्थ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वेयर डज विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू अ आयोलियन हार्प। विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद की तुलना आयोलियन हार्प, आयोलियन हार्प क्या होता है? एक हवा में बजने वाली बीड़ा को कहा जाता है, ठीक है। फिर रिपीट करता हूं, आयोलियन हार्प क्या होता है? हवा से बजने वाली बीड़ा, हवा चलती है तो ये बीड़ा अपने आप बजने लगती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद की तुलना आयोलियन हार्प से की है। तो किस में की है? तो ये आयोलियन हार्प किस में आता है? इन द प्रिल्यूड में। प्रिल्यूड में उन्होंने कहा कि उनका मन हार्प की तरह है जो प्रकृति की हवा से बजता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वेयर वर द लिरिकल बैलेड एप्रिसिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड। बोला गया है कि लिरिकल बैलेड को इंग्लैंड से ज्यादा कहां पसंद किया गया? तो अमेरिका में। अमेरिका में लिरिकल बैलेड इंग्लैंड इंग्लैंड से पहले और ज्यादा लोकप्रिय हुआ, इसलिए ऐसा बोला गया। अगला क्वेश्चन 72 नंबर का है, बोला गया है, हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग। लॉन्ग के अनुसार किस में बिल्कुल भी हास्य नहीं है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ में। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि लॉन्ग ऐसा मानते थे कि विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा सीरियस रहते थे, हमेशा गंभीर रहते थे, उसमें मजाक करने की भावना बहुत कम थी और वो किसी से भी कोई मजाक नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर, विलियम वर्ड्सवर्थ इज एब्सोल्युटली
विदाउट ह्यूमर, ये किसके द्वारा बोला गया? W.J. लॉन्ग के द्वारा। अगला क्या है? Bosworth gives you the word and the flowers, the wind and the trees, the leaves just as they are, and is content to let them speak their own message. Who expressed this opinion about Bosworth? तो ये भी ओपिनियन जो है वो W.J. लॉन्ग का है। अब W.J. लॉन्ग क्या कहते हैं? बॉसवर्थ चीजों को जैसा है वैसा देखते हैं, यानी कि विलियम बॉसवर्थ की ये आदत थी कि वो जैसी चीजें होती थी वो बिल्कुल उन चीजों को वैसा ही देखते थे। ये राय किसने दी? लॉन्ग ने। लॉन्ग ने कहा बॉसवर्थ प्रकृति का फोटो खींचते हैं, उसमें अपनी मिलावट नहीं करते, यानी कि जैसी प्रकृति होती है, जैसा नेचर होता है वो बिल्कुल वैसा ही उसको दे वैसा ही करते हैं, अर्थात उसमें कुछ भी अपनी तरफ से मिलाते नहीं है, ऐसा मानना था W.J. लॉन्ग का। और उसी सेंस में उन्होंने कहा कि विलियम बॉसवर्थ गिव्स यू द वर्ड and the flowers, the wind, the trees, the leaves, just as they are, जैसी वो हैं प्रकृति में वैसा ही विलियम बॉसवर्थ ने अपनी कविताओं में इन सभी चीजों का वर्णन किया, उन्होंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं मिलाया। ठीक है ना? अगला 74 नंबर पे देखो, who according to Long has not only sight but insight। W.J. लॉन्ग के अनुसार किसमें केवल दृष्टि नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि भी है? तो विलियम बॉसवर्थ में। W.J. लॉन्ग कहते हैं कि विलियम बॉसवर्थ सिर्फ देखते नहीं बल्कि चीजों के भीतर का सच भी समझते हैं। ठीक है, उनके अंदर एक ऐसी अंतर्दृष्टि है कि वो उसके अंदर की भावनाओं को भी समझ लेते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है फॉर हिज पोएम इमोर्टैलिटी ओड विलियम बॉसवर्थ इज डेप्टेड टू। इमोर्टैलिटी ओड के लिए विलियम बॉसवर्थ किसके ऋणी हैं? तो वो किसके ऋणी होते हैं? एक बॉन होते हैं, बॉन की द रिट्रीट होती है, फिर रिपीट करता हूं, बॉन के द्वारा लिखी गई द रिट्रीट, उसके बहुत ज्यादा ऋणी होते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों, बॉन। हेनरी बॉन इनका पूरा नाम था, मैं रिपीट कर देता हूं, हेनरी बॉन इनका पूरा नाम था। तो हेनरी बॉन की एक कविता थी द रिट्रीट, उसमें बचपन और अमरता का भाव है, जिससे विलियम बॉसवर्थ बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए। ठीक है, तो इसीलिए इमोर्टैलिटी ओड के लिए विलियम बॉसवर्थ बहुत ज्यादा ऋणी हैं हेनरी बॉन की एक कविता द रिट्रीट। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, भूलना नहीं है। 76 नंबर का है हमारा, हु सजेस्ट a return to nature and simple living as the only remedy of human wretchedness। मानव दुख का इलाज सरल प्राकृतिक जीवन है। अगर आप अपने दुखों का इलाज करवाना चाहते हो तो प्रकृति को अपना लो, सरल प्राकृतिक जीवन जियो, कोई दिखावा या शो ऑफ करना छोड़ दो। ये कौन कहता है? विलियम बॉसवर्थ। विलियम बॉसवर्थ मानते थे कि शहर की भाग दौड़ छोड़ करके प्रकृति की ओर लौटो तो आपको सुख मिलेगा, है ना? तो ये डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, द ओनली लव सोनेट ऑफ विलियम बॉसवर्थ। विलियम बॉसवर्थ ने एक ही लव सोनेट लिखा था, व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट। ये इनका क्या है? एक लव सोनेट है। ठीक है, ये सोनेट उन्होंने अपनी पत्नी मैरी हचिंसन जो थी उनके लिए लिखा था। तो ध्यान बनाए रखना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, इनका एक वर्क और है जो उन्होंने अपनी पत्नी मैरी हचिंसन को डेडिकेट किया है, उनके लिए लिखा है, तो उसका नाम आप थोड़ा हमें कमेंट करके बताइए कि वो कौन सी है। दी ओनली लव सोनेट समझ में आ गया, व्हाई आर दाउ साइलेंट, और ये किसको डेडिकेट है? इनकी पत्नी मैरी हचिंसन के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। 78 नंबर पे अगर हम बात करें, दी पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली अ कमोमरेशन ऑन द डेथ ऑफ। बोला गया है कि द हैप्पी वॉरियर कविता आंशिक रूप से किसकी मृत्यु पर लिखी गई है? तो उनके भाई थे जिनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, उनके लिए ये लिखा गया है। तो हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ, जॉन वर्ड्सवर्थ की वीरतापूर्ण मृत्यु ने इस कविता को लिखने के लिए जो है इनको प्रेरित किया, विलियम वर्ड्सवर्थ को। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 79 नंबर पे, विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। विलियम वर्ड्सवर्थ का पहला काव्य संग्रह कौन सा है?
डिस्क्रिप्टिव स्केचेज है, यानी कि 1793 में इन्होंने एक एन इवनिंग वॉक करके एक वर्क था इनका और डिस्क्रिप्टिव स्केचेज उनकी पहली किताब थी। ठीक है, ये 80 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया कॉलरेज वाज बसवर्थ फ्रेंड ही डाइड इन। कॉलरेज जो थे वो विलियम बसवर्थ के दोस्त थे, तो उनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1834 को हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 1834 को। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सैमुअल टेलर कॉलरेज का आपको डेट पता चल गया होगा, 1834। अगला क्वेश्चन 81 नंबर पे देखो क्या है। बासवत कॉलरेज एंड सदे आर फेमस एज अ पोइट ऑफ। बासवत कॉलरेज और साउदे किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये लेक डिस्ट्रिक्ट के पोइट के रूप में जाने जाते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट, द पोइट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर पे। द प्रेल्यूड इज सेड टू बी दी। द प्रेल्यूड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको ऑटोबायोग्राफिकल बोला जाता है। साइकोलॉजिकल बायोग्राफी नहीं, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफिकल बोला जाता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम बसवर्थ। बसवर्थ की आध्यात्मिक आत्मकथा बोला जाता है इसको। ये उनके मन के विकास की कहानी है, इसीलिए इसको स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी बोला गया। क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे ना द प्रेल्यूड को, तो इसमें उनके मन के डेवलपमेंट को दिखाया गया, मन के विकास की कहानी को दिखाया गया है। अगला लैरिकल बैलेड केम इन। बोला गया लैरिकल बैलेड कब आए हैं? तो 1798 में आए हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रीफेस टू लैरिकल बैलेड कब जोड़ा गया इसके अंदर? तो प्रीफेस टू लैरिकल बैलेड 1800 में जोड़ा गया। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसके बाद में 85 नंबर का क्वेश्चन है कि इन द प्रीफेस टू लैरिकल बैलेड विलियम बसवर्थ एग्जामिन अ सोनेट ऑफ ग्रे व्हिच वन। प्रीफेस में विलियम बसवर्थ ने टॉमस ग्रे के किस सोनेट की समीक्षा की थी? तो ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, उसकी बहुत ज्यादा इन्होंने क्या करा था, एग्जामिन किया था इसको। ए ऑप्शन हो जाएगा ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। ठीक है, अब उन्होंने उन्होंने ग्रे के इस सोनेट को उदाहरण देकर कृत्रिम भाषा की जो है आलोचना की थी। इसी सोनेट का एग्जाम्पल देकर के विलियम बसवर्थ ने आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 86 नंबर पे। अ पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन हु सेड। ये बात किसने कही? विलियम बसवर्थ ने। यानी कि एक कवि की भाषा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो आम जनमानस को भी बहुत आसानी से समझ आए, यानी कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ सके। उस सेंस में बोला है अ पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। कवि मनुष्य से बात करता मनुष्य है, किसने कहा? यानी कि बसवर्थ का मानना था कि जो पोइट है ना वो कोई देवता नहीं, वो भी एक आम आदमी ही है। 87 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है कि बसवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टू द प्रीफेस टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट ऑफ। विलियम बसवर्थ ने अपेंडिक्स में किसकी कमियां बताई? तो न्यू क्लासिकल जो था, न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन था, उसकी कमियां बताई थी प्रेल्यूड के अंदर। तो ध्यान बनाए रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि विलियम बसवर्थ ने अपेंडिक्स में किसकी कमियां बताई, तो न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन की कमियों को उजागर किया था अपेंडिक्स के अंदर। और यह अपेंडिक्स कब जोड़ा गया था? 1802 में। ठीक है, अगला 88 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। दिस स्पिरिचुअल लव एक्ट नॉट नॉर कैन एग्जिस्ट विदाउट इमेजिनेशन which in truth is what another name for absolute power and the clearest insight, amplitude of mind and reason in her most exalted mood. This faculty hath been the feeding source of our long labor. These lines reveal Wordsworth's concept of imagination. They are the line of the concluding book of most important. तो ये concluding लाइनें किसकी हैं? तो द प्रेल्यूड की ही सबसे आखिरी लाइनें हैं, ध्यान बनाए रखना। इसमें बोला गया कल्पना पर दी गई पंक्तियां प्रेल्यूड की किस पुस्तक से हैं? तो द प्रेल्यूड। ये पंक्तियां प्रेल्यूड की अंतिम पुस्तक से हैं, जहां कल्पना को परिभाषित किया गया है, इमेजिनेशन को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये लास्ट बुक से है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला 89 नंबर पे। नो पीजेंट इमेजेस ऑफ ट्री ऑफ सी और स्काई, नो कलर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स बट ह्यूज
and mighty forms that do not live like living men. These lines are from William Wordsworth. पेड़ समुद्र की कोई सुंदर छवि नहीं है, बस विशाल रूप। ये पंक्तियां प्लूड की किस पुस्तक से ली गई हैं? तो ये द प्लूड एक बुक थी, बुक नंबर 1, उससे ली गई है, यानी कि बचपन की डरावनी यादों का वर्णन पहली पुस्तक में ही है, तो इसलिए हम ए ऑप्शन पर जाएंगे, प्लूड बुक नंबर 1। 90 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विलियम बर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 इयर्स अमंग दी। तो बोला गया है कि विलियम बर्ड्सवर्थ जो हैं वो 50 साल तक किसके बीच रहे थे? तो बर्ड्सवर्थ 50 साल तक किनके बीच रहे? ऑप्शन देखो, कम्बरलैंड की घाटियों के बीच में रहे थे, ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है। ए ऑप्शन जाइएगा, द कम्बरलैंड डेल्समैन। द कम्बरलैंड डेल्समैन कौन होते हैं? घाटी वाले होते हैं, घाटी में रहने वाले अन्य लोग भी। तो हम इसको और सरल करें तो वे कम्बरलैंड के साधारण किसानों और गृहणियों के बीच में रहे, और इसके बाद विलियम बर्ड्सवर्थ ने उन्हीं लोगों के ऊपर लिखा। तो इसलिए डेल्समैन का मतलब होता है घाटी में रहने वाले लोग, और कम्बरलैंड घाटी थी, ठीक है, अब नहीं भूलोगे। 91 नंबर पे अगर हम बात करें, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओनली बर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी विलियम बर्ड्सवर्थ की रचना नहीं है? तो मेक क्वीन जो है वो विलियम बर्ड्सवर्थ की रचना नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। बाकी माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस आपको अच्छा मैं पीछे पढ़ा भी चुका हूं, देखते हैं आपका मेमोरी लेवल कितना है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो है इसका अनदर टाइटल आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा आपको इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, ये किसके लिए लिखी गई है? ठीक है, ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर पे, विलियम बर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक। विलियम बर्ड्सवर्थ ने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक, ये दोनों ही वर्क इनके कब प्रकाशित हुए थे? तो ये 1793 में, दोनों फरवरी 1793 में इनकी पहली पुस्तक के रूप में ये दोनों वर्क छपे थे। तो फरवरी 1793। अगला, बर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद, यानी कि विलियम बर्ड्सवर्थ के जो वर्क होते हैं वो ज्यादातर डील करते हैं हम्बल लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 94 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है कि द सॉलिटरी रीपर वाज कंपोज्ड इन 1805, इट वाज कंपोज्ड 2 ईयर आफ्टर अ टूर ऑफ अगस्त 1803 स्कॉटलैंड, इट वाज पब्लिश्ड इन। बोला गया है कि सॉलिटरी रीपर 1805 में लिखी गई, तो ये प्रकाशित कब हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में ये छपी थी, ध्यान बनाए रखना। 95 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दी सॉलिटरी रीपर वाज सिंगिंग इन, सॉलिटरी रीपर किस भाषा में गा रही थी? तो अर्स यानी कि गैलिक, अर्स यानी कि गैलिक, ए ऑप्शन हो जाएगा। आ, जब कवि जो था ना विलियम बर्ड्सवर्थ, इनको भाषा समझ नहीं आई, पर वह स्कॉटिक गैलिक में गा रही थी, इसलिए। 96 टिंटानाबे इज, टिंटानाबे क्या है? एक ड्रामेटिक लिरिक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये एक लंबी भाव प्रधान कविता है जो कि द्रोथी को एड्रेस है, यानी कि द्रोथी को संबोधित की गई है टिंटानाबे। 97 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया ऑफ परफेक्ट वुमेन नॉबली प्लांट to warn, to comfort, to command, and yet the spirit is still and bright with something of an angel delight, angel light. These lines are from एक आदर्श स्त्री नेक योजना से बनी। ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ये कविता भी विलियम बर्ड्सवर्थ ने अपनी पत्नी मैरी के बारे में लिखी है, तो ध्यान बनाए रखना, सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट ये दूसरी हो गई। ये सभी लिख लेना कि इन्होंने अपनी पत्नी मैरी के लिए कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं। हर आईज एज स्टार्स ऑफ टू लाइट फेयर लाइक टू लाइट टू, हर डस्की हेयर, these lines are from the poem She was a phantom of delight, they are about। ये लाइनें भी मैरी हजनसन के बारे में हैं। फिर रिपीट कर देता हूं, ठीक है। सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट में जो एक स्त्री का वर्णन किया गया, वो स्त्री कौन है? तो उस स्त्री का नाम है उनकी चहेती
मैरी हचिंसन ही बाद में विलियम बसवर्थ की पत्नी बन जाती हैं 1802 में। ठीक है, शादी हो जाती है लोगों की। अगला, ड्रोथी उनकी बहन होती है, कॉलेज उनके दोस्त होते हैं। 99 नंबर पे बात करें तो विलियम बसवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वाज विटनेस टू द मिडिल स्टेज। 1791 में बसवर्थ फ्रांस में किसके मध्य चरण के गवाह बने? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन उस समय चल रही थी और उस समय विलियम बसवर्थ फ्रांस में ही थे जब फ्रेंच क्रांति चल रही थी। और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन का इनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा, इनकी कविताओं में भी बहुत सारी देखने को मिलता है। तो कौन सा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगला 100 नंबर पे देखो क्या है, बोला गया सी गेव मी आईज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, अ हार्ट द फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स एंड लव एंड होप एंड जॉय द स्पैरोज नेस्ट। दीज लाइंस आर द इन रेफरेंस टू। ये लाइनें द्रोथी बसवर्थ के लिए बोली गई हैं, लेकिन पहले समझ लो। उसने मुझे आंखें दी, कान दी, आगे बहुत सारा प्रशंसा करते हैं, बहुत सारी चीजें दी। तो ये पंक्तियां किसके बारे में है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, द्रोथी बसवर्थ के बारे में। बसवर्थ अपनी बहन द्रोथी को श्रेय देते हैं कि उसने उन्हें प्रकृति को देखना, समझना और महसूस करना सिखाया। 101 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 101 नंबर पे बोला गया द एक्सकर्शन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। द एक्सकर्शन 1814 किसकी शुरुआत दर्शाता है? तो ये किसकी शुरुआत दर्शाता है? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डेक्लाइन ऑफ विलियम बसवर्थ पोएटिक जीनियस। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या, विलियम बसवर्थ की जो पोएटिक जीनियस थी, काव्य प्रतिभा का डेक्लाइन होना शुरू हो गया था। डेक्लाइन का मतलब होता है पतन होना शुरू हो गया। तो ऐसा आलोचक मानते हैं कि 1814 के बाद विलियम बसवर्थ की जो लेखनी थी वो कमजोर पड़ने लगी, वो बहुत अच्छे अच्छे वर्क इसके बाद नहीं लिख पाए। 102 नंबर पे दिस विल नेवर डू, हु मेड दिस कमेंट अबाउट एक्सकर्शन। ये नहीं चलेगा, ये टिप्पणी एक्सकर्शन पर किसने की? तो जेफरी ने की। एडनबर्ग रिव्यू के आलोचक थे फ्रांसिस जेफरी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एडनबर्ग रिव्यू के आलोचक फ्रांसिस जेफरी ने ये इनकी बहुत कठोर समीक्षा लिखी थी उसमें। ठीक है, ये नहीं चलेगा, दिस विल नेवर डू। जेफरी, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला हम बात करते हैं किसकी? इन दी पोएम सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट विलियम बसवर्थ सेलिब्रेट हिज वाइफ मैरी। किसको सेलिब्रेट करते हैं? अपनी पत्नी मैरी को। सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट में विलियम बसवर्थ किसका गुणगान करते हैं? तो अपनी पत्नी मैरी हचिंसन का गुणगान करते हैं और ये कविता पूरी तरीके से उनकी पत्नी मैरी हचिंसन को ही समर्पित है। अगला क्वेश्चन 104 नंबर पे देखो क्या है, बट सी वाज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी दिस लाइन अपीयर्स इन। पर वह कब्र में है और ओह मेरे लिए कितना फक्र है। ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? सी डॉल्ट अमंग द अनटोडन बीज, ये लूसी कविताओं में से एक है और लूसी की मृत्यु पर इस लाइनों में शोक व्यक्त किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा, सी डॉल्ट अमंग द अनटोडन बीज। अगला 105 नंबर पे शी dwelt among the untrodden beach, strange fits of fashion have I known, a slumber did my spirit seal, and 3 years she grew in sun and shower are four poems are Bosworth Lucy poems. One poem was added later in 1801. Which one? तो ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, मैंने पहले भी बताया था आपको, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूं। तो उसमें बताया कि लूसी की कविताओं में 1801 में बाद में कौन सी कविता जोड़ी गई थी? तो कौन सी जोड़ी गई थी? आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन जो है वो जोड़ी गई थी। बाकी चार 1800 में छपी थी, 1800 में जो एडिशन आया था उसमें ही छप गई थी, लेकिन पांचवी जो है वो 1801 में जोड़ी गई थी, ध्यान बनाए रखना। लेकिन पब्लिश शायद हुई थी 1807 वाले वॉल्यूम में। अगला, और जोड़ी गई थी 1801 में। थोड़ा सा एक बार अपने आप से भी कंफर्म कर लेना, मैंने जहां तक यही पढ़ रखा है। हार्वर्ड रीड, कॉलरेज, हैजलेट, डिकोइंसी, मैथो आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट एंड
हेरोल्ड ब्लूम आर अ फ्यू नेम्स नोन फॉर क्रिटिसिज्म ऑन। हार्वर्ड, रीड, कॉलरेज, हैजलिट आदि किन पर आलोचना के लिए जाने जाते हैं? तो ये चार जो राइटर थे, हार्वर्ड, रीड है, कॉलरेज है, हैजलिट है, डिक्वेंसी है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, टी एस इलियट है, हेरोल्ड ब्लूम है, ये सभी विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर खूब भर भर की आलोचना करते थे। तो ये सभी बड़े बड़े आलोचक जो है वर्ड्सवर्थ के ऊपर खूब लिखते रहे। तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? वर्ड्सवर्थ वाले पे ही जाएंगे, ये इनके ही सबसे बड़े आलोचक थे। 107 नंबर पे, दी इपिकल पोइम prelude is in the three version. The 1799 prelude, which is called the two-part prelude, was composed during 1798 to 99, and 1805 prelude, which is in 13 books, was discovered and printed by Ernest D. Selincourt in 1926. The third version of 1950 prelude was published after. अब आपको इसमें फिल इन दी ब्लैंक में भरना है। पहले समझ लो क्या बोला गया। 1850 वाला प्रिल्यूड कब प्रकाशित हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 1850 वाला जो प्रिल्यूड था वो कितनी पुस्तकों के साथ? 1850 में तो प्रकाशित हुआ, लेकिन कितनी पुस्तकों के साथ आया था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ, डेथ इन 14, ए ऑप्शन पे जाओ, विलियम वर्ड्सवर्थ, डेथ इन 14 बुक्स। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद 14 पुस्तकों में इसको पब्लिश कराया गया था, आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, और इनकी पत्नी मैरी हचिंसन के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था, और उस समय इसमें टोटल कितनी? 14 पुस्तकें थी। अगला 108 नंबर पे देखो क्या बोला गया है। टू होम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड। जो ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रिल्यूड है, किससे संबोधित की गई? तो ये पूरी की पूरी कविता एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज को जो है एड्रेस की गई है। पूरी कविता कॉलरिज को पत्र के रूप में लिखी गई थी। ठीक है, अगला 109 नंबर पे, नेम द पोएम फ्रॉम विच फॉलोइंग वर्ड हैव बीन कोटेड। द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टुमल्ट ऑफ द सोल। बोला गया है कि देवता गहराई को पसंद करते हैं, उथल पुथल को नहीं। ये पंक्ति किस कविता से? तो लाउडेमिया से है। लाउडेमिया कविता में संयम यानी कि पेशेंस का संदेश दिया गया है। लाउडेमिया, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 110 नंबर पे है। बोला गया है विलियम वर्ड्सवर्थ हैड पैशन फॉर नेचर मिक्स्ड इन हिज ब्लड। विलियम वर्ड्सवर्थ में प्रकृति के लिए जुनून जो था वो विलियम वर्ड्सवर्थ के खून में मिला हुआ था, खून में था। तो ये डिक्वेंसी ने कहा, टॉमस डिक्वेंसी जो थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रकृति about an infant's grave in the poem The Thorn composed by। ये जो दी थॉर्न पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। अब मैंने इसे नापा, आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड। ये 3 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा है। द थॉर्न कविता में किसकी कब्र के बारे में है? यानी कि ये जो दी थॉर्न कविता है, पोइम है, वो किसकी कब्र के बारे में है और इसके रचयिता कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो इसके रचयिता हैं। और दी थॉर्न जो वर्ड्सवर्थ की कविता है, इसमें एक बच्चे की कब्र का वर्णन करते हैं। वो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। बी ऑप्शन फिलहाल हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहीं पर है, ये जो दी थॉर्न है
इस थॉर्न में किसकी कब्र के बारे में बात की गई है? तो एक बच्चे की कब्र की बात की गई है। ठीक है। 113 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया है व्हाट डज हैजलिट इन हिज एसे माय फर्स्ट एक्विंटेंस विद पोइट्स कार्ल वर्ड्सवर्थ। हैजलिट ने वर्ड्सवर्थ के डॉन एक डॉन को एक जोट जैसा किसे कहा? हैजलिट ने विलियम वर्ड्सवर्थ को डॉन क्विक्जेट जैसा किससे बोला? तो किसको बोला है? सी ऑप्शन जाओ, मोर क्वेंट एंड डॉन क्विक्जेट लाइक। सी ऑप्शन, मोर क्विंट एंड डॉन क्विक्जोट लाइक। हैजलिट ने वर्ड्सवर्थ को थोड़ा सनकी और थोड़े से आदर्शवादी लगे जैसे डॉन क्विक्जोट थे, ठीक है, या मोर क्विंट थे, बिल्कुल वैसे ही लगे हैजलिट के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इसीलिए उन्होंने तुलना कर दी। हैजलिट ने वर्ड्सवर्थ को डॉन क्विक्जेट जैसा बता दिया। समझ में आ रहा है? 114 नंबर पे हु इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू कंपोज पोइम। वर्ड्सवर्थ को कविता लिखने की प्रेरणा किसने दी? तो विलियम टेलर, जो कि उनके शिक्षक थे। विलियम टेलर है टीचर। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। उनके स्कूल शिक्षक विलियम टेलर ने उन्हें कविता लिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, इंस्पायर्ड किया। 115 नंबर पे देखो क्या है, बोला गया है कि बेन वाज फेमस प्रीफेस एडेड टू लिरिकल बैलेड। प्रसिद्ध प्रीफेस लिरिकल बैलेड में कब जोड़ा गया था? तो लिरिकल बैलेड में ये जो प्रीफेस जोड़ा गया था वो 1800 में जोड़ा गया था, सेकेंड एडिशन में। 1758 में पहला संस्करण इसका आया था, उसमें प्रीफेस नहीं था, लेकिन इसके बाद जब इसका सेकेंड एडिशन आया 1800 में तो उसमें प्रीफेस जोड़ा गया। अब आपको बताना है अपेंडिक्स कौन से एडिशन में जोड़ा गया था? एलो आई गया, छोड़ो, क्या बताओगे। मेन वाज अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन एडेड टू लिरिकल बैलेड। अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन कब जोड़ा गया? तो अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन जो है 1802, जो कि थर्ड एडिशन था, उसमें इसको जोड़ा गया था। मैरी हचिंसन कौन है, आप बता दो। हु इज मैरी हचिंसन? तो किसकी पत्नी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की पत्नी है मैरी हचिंसन। अगला 118 नंबर पे देखो क्या है, Keats coined a phrase in a letter 27 October 1818 to describe Wordsworth's distinctive genius. The phrase is, बोला गया है कीट्स ने वर्ड्सवर्थ की प्रतिभा के लिए कौन सा शब्द जो है वो कॉइन किया था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएटिक जीनियस के लिए उन्होंने इगोटिस्टिकल सबलाइन बोला था। कीट्स ने ऐसा वर्ड्सवर्थ को इसलिए बोला क्योंकि जॉन कीट को विलियम वर्ड्सवर्थ के अंदर थोड़ा ईगो लगा, लेकिन उनकी जो कविताएं होती थी वो बड़ी श्रेष्ठ होती थी, सबलाइम होती थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने दोनों ही शब्द यूज किए थे, पैराडॉक्सिकली, इगोटिस्टिकल सबलाइम। अगला, हु कॉल्स ड्यूटी एज द स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस। ड्यूटी को स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस कौन कहता है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ड्यूटी को स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड बोला। क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिसीज। तो हेल्थ और डिसीज मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 121 नंबर पे फॉर वर्ड्सवर्थ अ पोएट इज। वर्ड्सवर्थ के लिए कवि हैं, क्या हैं? तो अ मैन स्पीकिंग टू मैन, अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। 3-4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा, है ना। वर्ड्सवर्थ के लिए एक कवि जो है वो सामान्य व्यक्ति ही होता है, वो कोई भगवान नहीं होता है, और उसकी जो पोएट्री की लैंग्वेज होती है वो भी सामान्य ही होना चाहिए, जो कि साधारण लोगों को आसानी से समझ आ जाए। 122 नंबर पे बायरन, जो बायरन डॉन जुआन होते हैं, ठीक है, जरा एक बार फिर से मैं रिपीट ही कर देता हूं इसको। माइक हमारा बीच में ऑफ हो गया, हमें पता ही नहीं चला। अब आवाज को अपने आप थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं दोबारा तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा इतना मेहनत करके, ठीक है। बायरन रोट द प्रीफेस टू डॉन जुआन एज अ रिब्यूक ऑफ वर्ड्सवर्थ ओन इंट्रोडक्शन टू। बायरन ने डॉन जुआन की प्रस्तावना किसके जवाब में लिखी? तो लॉर्ड बायरन ने डॉन जुआन की जो प्रीफेस लिखी थी वो किसके जवाब में लिखी थी? दी थॉर्न, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। बायरन ने द थॉर्न की भूमिका में वर्ड्सवर्थ के विचारों का मजाक उड़ाया था, इसलिए।
अगला 123 नंबर पे देखो, बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिरिकल बैलड विद फ्यू अदर पोएम्स 1798 फाइंड द करेक्ट वन। आपको क्या करना है, आपको करेक्ट वन को फाइंड आउट करना है। चलो अब यहां तक है, जरा ध्यान से देखो। लिरिकल बैलड विद अ फ्यू अदर माइल्स 1798 इज वर्dsworth एंड कॉलरेज कलेक्शन ऑफ पोएम्स with advertisement वर्dsworth contributed 19 poems while Coleridge contributed 4 poems। बिल्कुल सही है। लिरिकल बैलड बिगिन, दूसरा पॉइंट है यहां से ध्यान देना। लिरिकल बैलड begins with Coleridge, the rhyme of the ancient mariner, and ends with William Wordsworth line written a few mile above Tinternabee। ये भी बात बिल्कुल सही है। लिरिकल बैलड जो है वो एस टी कॉलेज की कविता द राइम ऑफ द एंसेंट मैनर से शुरू होती है और विलियम बसवर्थ की जो कविता है टिंटरनाबे उस पर समाप्त होती है। एक नंबर पे राइम ऑफ द एंसेंट मैनर है और 23 नंबर पे जो है वो टिंटरनाबे है। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखते हैं, इट केम आउट इन 1798, 1800, 1802, 1805। ये भी सही है। 4 एडिशन में ये आई थी लिरिकल बैलड। पहला इसका आया था 1798 में, दूसरा आया था 1800 में, तीसरा 1802 में और 1805 में। चौथा, प्रीफेस टू लिरिकल बैलड केम आउट इन द फर्स्ट एडिशन। यही बात बिल्कुल गलत है, यानी कि जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलड है वो 1798 में नहीं आया बल्कि 1800 में आया था। तो कौन सा स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर ओनली 4, ये है ना, ओनली 4, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा हमने बता ही दिया। ये 1798 में प्रीफेस टू लिरिकल बैलड में प्रीफेस जो है वो 1798 में नहीं जोड़ा गया बल्कि 1800 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना, इसलिए गलत है। ओनली 4। 124 नंबर पे देखो, इस्कॉन नॉट द सोनेट इज वर्ड्सवर्थ सोनेट, इट इज पब्लिश्ड इन 1827। तो आपको पहली चीज ये पता लग गई है कि इस्कॉन नॉट द सोनेट जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है और इसको पब्लिश कराया गया 1827 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ही आस्क्ड द क्रिटिक नॉट टू स्कॉन द सोनेट फ्रॉम शेक्सपियर हैज रिवील्ड हिज पर्सनल फीलिंग थ्रू द सोनेट। Petrarch expressed the disappointment in the love of Laura through the sonnet. He also mentions some great figure who take sonnet as a forceful medium of expression. Find out the figure mentioned in the sonnet। देखो कितनी अच्छी बात कह दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 124 नंबर हमारा। इस्कॉन नॉट द सोनेट में किन कवियों का जिक्र है, सिर्फ इतने पे जाना है, बाकी ऊपर मैंने डिटेल कर दिया है। तो कौन कौन से कवियों का जिक्र है जरा देखो। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से। तासो, कैमोन्स, दांते, स्पेंसर, मिल्टन। तासो, कैमोन्स, दांते, स्पेंसर, मिल्टन। तो बसवर्थ ने सोनेट के समर्थन में इन सब का आपको एग्जाम्पल मिलेगा। 1 2 3 4 सब हो जाएंगे। है कोई ऑप्शन 1 2 3 4? ये है डी। 125 नंबर पे देखो क्या है। अगर हम 125 नंबर पे बात करते हैं तो इसमें बोला गया है मिस्टर वर्ड्सवर्थ जीनियस इज प्योर emanation of spirit of the age. Had he lived in any other period of the world, he would never have been heard of. This is a quote from the spirit of the age. Mr. Wordsworth are contemporary portraits। विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रतिभा उस युग की उपज है। ये कोटेशन किसकी है? विलियम हैजलिट की है। हैजलिट ने द स्पिरिट ऑफ द एज में ये लिखा था। ठीक है, स्पिरिट ऑफ द एज में विलियम हैजलिट ने ये लिखा था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 126 नंबर पे बड़ा लंबा है भाई, देखो इट इज अ कंपोज ड्यूरिंग, ये लिखी गई कब? बोला गया है 1796 से 97 के बीच में लिखी गई, पब्लिश हुआ है 1842 में। ठीक है, द टेरर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले। इस प्ले का जो मेन सब्जेक्ट है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन पर आधारित है। दिस प्ले कनेक्ट to the period that Wordsworth spent the lawless state of France during the revolution. Marmaduke is the leader of the borderers.
The borderer is a band. Lord Harvard considered this band to be outlaws. The band act as a sort of arbitrary law keeping force. Marmaduke is in love of Idonia, but Lord Herbert does not like this match. Oswald convinces Marmaduke, and Lord Herbert is not the true father of Idonia. This is the reference of, तो बॉर्डर का रेफरेंस है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। विलियम बर्ड्सवर्थ पोएटिक प्ले द बॉर्डरर, विलियम बर्ड्सवर्थ पोएटिक प्ले द बॉर्डरर। देखो अब ध्यान बनाए रखना, ये प्ले है तो प्ले वाला ही ऑप्शन सही होगा, यहां पे फिक्शन दे रखा है इसलिए गलत हो गया, और इससे पहले वाले में देखो नॉवेल दे रखा है इसलिए गलत हो गया। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइटल often given to Wordsworth sonnet, which is an argument about the usefulness of the sonnet as a mean of poetic expression and the rejection of the idea that the sonnet's formal restriction place undesirable limitations upon what the poet can do with the sonnet form। सोनेट की उपयोगिता पर लिखे सोनेट का शीर्षक क्या है, तो क्या शीर्षक है आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट नैरो रूम। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, नन फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट नैरो रूम, इस सोनेट की पहली पंक्ति ही इसका शीर्षक बन गई। 128 नंबर पे देखो क्या है, William Wordsworth has written poems on bird. He has written 2 poems of the same title on a bird. Name the poem. Most and most important, William Wordsworth ने किस पक्षी पर एक ही शीर्षक से 2 कविताएं लिखी, टू आ स्काईलार्क, तो ए ऑप्शन हो जाएगा टू आ स्काईलार्क। टू आ स्काईलार्क नाम से 1805 और 1825 में 2 अलग अलग कविताएं लिखी गई थी, ध्यान बनाए रखना। 129 नंबर पे, Let me guide me till I find that spot which seems so to thy mind up to thee। बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है, कोई नहीं, जानकारी अच्छी मिल जाती है इसलिए। Would I fly, there is madness about thee and joy divine in that song of thine, lift me, guide me high and high to thy banqueting place in the sky, joyous as morning, thou art laughing and scorning, thou hast a nest for thy love and thy rest। These lines are composed by William Wordsworth। Name the poem। आपको उस पोएम का नाम बताना है, ठीक है ना। बोला गया है दी गई पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, तू आ स्काईलार्क की हैं और 1805 वाली स्काईलार्क कविता की हैं, ध्यान बनाए रखना, नहीं तो 1825 में पहुंच जाओ क्योंकि 2 स्काईलार्क लिखी गई है। तो कहां से, टू आ स्काईलार्क जो 1805 में लिखी गई उससे इन लाइनों को लिया गया है, ठीक है। अगला 130 नंबर पे देखो क्या कहा है, आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर हिथर come unwearied in that service, rather say with warmer love, oh, with far deeper zeal of holier love। Here in these lines Wordsworth called himself the worshipper of nature। Name the poem। तो मैं प्रकृति का उपासक हूं, वर्शिपर ऑफ नेचर क्या होता है, प्रकृति का उपासक। ये लाइनें जो है वो किस कविता से हैं, तो टिंटन अभी से हैं। टिंटन अभी ने में जो पोइम थी उसी में विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद को प्रकृति का पुजारी बोला था। 131 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। बोला गया है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 किसका पहला काव्य संग्रह है, तो वर्ड्सवर्थ का है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पहली प्रकाशित कविता थी, ध्यान बनाए रहना, किताब थी, सॉरी। अगला मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। भगत सिंह डिड नॉट यूज एनी हार्श वर्ड अगेंस्ट,
देखो मैं अंडरलाइन भी करता हूं, कौन है? एक नाम, जाना माना नाम दे रखा है भगत सिंह। उन्होंने किसी भी हार्श वर्ड का यूज नहीं किया अगेंस्ट दी रेवर्ड लीडर थे लाला लाजपत राय, बट ही लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कैंपेन अगेंस्ट हिम। लेकिन भगत सिंह ने इनके प्रति एक आइडियोलॉजिकल कैंपेन जो है वो इनके विरुद्ध में, लाला लाजपत राय के विरुद्ध में जो है वो शुरू कर दिया। पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कैंपेन जो है वो शुरू कर दिया। किसने लॉन्च कर दिया? भगत सिंह ने। और किसके विरोध में? लाला लाजपत राय के। अब आगे समझना, ही रिवील्ड इट बाय कोटिंग अ पोइम। और तब भगत सिंह ने जो है रिवील किया अपनी पोइम में एक कोड देकर के, द लॉस्ट लीडर। अब समझना, जिस तरीके से लॉस्ट लीडर से आप पहुंच जाना ब्राउनिंग और विलियम बर्ड्सवर्थ की तरफ, जिस तरीके से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम बर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा कि अपने कुछ पैसों और लालच के चक्कर में अपने आदर्शों को भुला बैठे, सेम उसी तरीके से भगत सिंह ने किसको क्रिटिसाइज किया? लाला लाजपत राय को। बातें समझ में आ गई? Browning, but the photograph of Lajpat Rai on the front cover of his pamphlet. Who is the lost leader of Browning poem The Lost Leader? तो अब आपको समझ आ गया होगा विलियम बर्ड्सवर्थ हैं वहां पर तो, लेकिन यहां पर ब्राउनिंग की द लास्ट लीडर कविता का खोया नेता कौन है? तो विलियम बर्ड्सवर्थ। ब्राउनिंग ने बर्ड्सवर्थ को ही लॉस्ट लीडर कहा, ब्राउनिंग ने विलियम बर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा था। भगत सिंह ने उसी का प्रयोग लाला लाजपत राय के लिए किया। ठीक है ना? अच्छे से समझ आ गया? तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, अगर आप उसे प्यार से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। अब और अच्छा समझ आ जाएगा आपको। ठीक है ना? पढ़ तो आप खुद भी लोगे, सभी लोग विद्वान होते हैं इस स्टेज पर, सब टीचर बनने की उस पर हैं, तो कोई भी विद्वान कम नहीं है, हर कोई विद्वान है। लेकिन बस ये है कि चीजें सरल तरीके से अगर समझ आ जाती हैं तो चीजें ज्यादा दिनों तक आपको याद बनी रहेंगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे आपके एस के अरोरा से, भाई सब डिटेल कर दिए। ठीक है, कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर यूथ कंपटीशन के जितने भी वन लाइनर हैं या जितने भी राइटर पीजीटी के अभी बचे हुए हैं, ज्यादातर मैक्सिमम हमने सभी आपको यहाँ पर कर रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो बचे हुए राइटर हैं कि छुट्टियों के दिनों में आपको कवर कर दें, क्योंकि स्कूल में भी हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं 9 से 4। ठीक है, तो अब थोड़ा सा टाइम चेंज होने वाला है स्कूल का। अब मैं कोशिश ये रहेगा स्कूल टाइम में हम ना वीडियो बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे 6 से 7 घंटे हमें पढ़ाना भी होती है। और आप तो जानते हैं कि चाहे हम जब कोचिंग पढ़ा रहे थे तो भी अपनी उतनी ही मेहनत के साथ पढ़ा रहे थे, अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूं तो वहां पर भी मैं उतनी ही मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं। मैं अपने पढ़ाने में कभी कोई कंजूसी नहीं करता। तो इसलिए जब भी मैं घर पर आता हूं तो रात को या किसी भी समय जब भी हमको हमारा अपना वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बनाते हैं। यानी कि हम खाली नहीं बैठते, बट आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते ही रहते हैं। तो इसलिए आज के लिए चलो इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।